दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज प्रीमिक्स में हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमी का आज दिन, इकोनॉमी के सवाल होने चाहिए। तो चलिए शुरू करें। 5 सवाल। सबसे पहला दोस्तों जो क्वेश्चन है, ये रिसेंटली जो न्यूज़ में रहने वाली चीज़ें हैं, हमने कवर भी किया है प्री क्योर में। तो दोस्तों, इट इज़ अबाउट ECLGS। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। क्रेडिट लाइन क्या होती है, थोड़ा सा क्लैरिटी हो तो सवाल आसान हो जाएगा। तो उसके के हिसाब से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की जो स्थापना की गई थी आत्मनिर्भर भारत में, तो उसी की एक्सटेंशन आई है। एंड देन आपने बताना है उसके कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों कि कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ओके। सबसे पहला दोस्तों वो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत का ही ये पार्ट की तरह जो शुरू की गई थी, लेकिन ये स्पेशल क्रेडिट दिया गया था किसको? MSMEs को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या ये बात सही है या नहीं, आपने मुझे ये बताना है। एंड देन उसके बाद यहां पर कह रहे हैं लोन्स एंड 100% गारंटी किसके द्वारा दी जाएगी? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। क्या ये बात भी सही है, आपने ये भी बताना है। एंड देन जो क्रेडिट है, ये जो एक तरह से फॉर्म कैसे आएगा, जो गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइंस हैं उसकी फैसिलिटी के थ्रू ही दिया जाएगा, एंड GECL का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पर इसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा और पीछे हो जाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए कि कौन सी यहाँ पर जो राइट हमारे पास जो ऑप्शंस हैं कि या तो 1 and 3 करेक्ट हैं, 2 करेक्ट हैं, 2 and 3 या 3 ओनली। ठीक है, तो अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं ठीक से, एंड न्यूज़ पढ़ते हुए अगर आप चीज़ों को रिटेन भी कर रहे हैं, एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है यूपीएससी में कि बहुत जो छोटी सी एक चीज़ ऐसी होती है जो हमारा क्वेश्चन गलत करा देती है, तो उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों राइट आंसर इज यहाँ पर जो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है, दैट इज नॉट करेक्ट। सेकंड ऑप्शन में दोस्तों हर एक बात हमारी करेक्ट है एक्सेप्ट वन थिंग, लोन्स। ठीक है, जो हमारा जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी है NCGTC, ये मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस भी किया हुआ है हमारे प्री क्योर्स में, एंड इंपॉर्टेंट भी चीज रहती है क्योंकि जब कोई चीज न्यूज में आ जाए तो उसका गठन कैसे किया गया, कब किया गया, उसकी जो वहां पर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, थोड़ा देख लेने चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से आप इसको होमवर्क बना सकते हैं कि सर मुझे इसके बारे में और जानना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है, तो ये लोन्स एक्सटेंड नहीं करती, ये सिर्फ गारंटी एक्सटेंड करती है कि इन केस अगर आपका लोन डूब गया तो मैं आपको पैसे कुछ जो इसमें से कुछ हिस्सा मैं वापस कर दूंगी। ठीक है, तो ये एक तरह से गारंटी के जैसे काम करती है। ऑलराइट, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ और थोड़ा सा ऑप्शन समझाता हूँ कि 3 लाख करोड़ रुपए का जो इमरजेंसी जो फंड की बात की गई थी एक तरह से, एंड दोस्तों 3 लाख करोड़ रुपए किसको देने की बात की गई थी? ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं लोन्स, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जाम्पल NBFCs एक्सेट्रा। गेटिंग इट, जो आगे फर्दर MSMEs को लोन एक्सटेंड करते हैं, उनको सरकार ने कहा था कि हम आपको सस्ते दरों पर, बहुत ही सस्ते दरों पर, एक जो MSMEs की वर्किंग कैपिटल, मतलब जो डे टू डे पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, उसके लिए हम आपको लोन दे रहे हैं, आप आगे एक्सटेंड कीजिए। गेटिंग इट, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी था, एंड देन उसके बाद इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं क्योंकि और MSMEs इसको अवेल करने के लिए ताकि आगे आए एंड उनको जो एप्रोप्रिएट टाइम मिले, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। इसका थर्ड यहां पर इसलिए जो अभी टेन्योर आ गया है। गेटिंग इट, तो MSMEs पे फोकस है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान देने वाली। एंड देन यहां पर जो हमारा जो NC नेशनल क्रेडिट गारंटी जो ट्रस्टी कंपनी है, ये सिर्फ गारंटी दे रही है, लोन एक्सटेंड नहीं करती। लोन तो हमें पैसा तो भारत सरकार से ही आएगा। ठीक है, जो क्रेडिट कहां से मिलेगा? विल बी गिवन बाय क्रेडिट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी। एंड देन यहां पर बाकी सस्ते दरों पर मिल रहा है किसको? जैसे बैंक्स हो गए या हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs, है ना, जो आगे फर्दर लोन एक्सटेंड करते हैं उनको सस्ते दरों पर यहां पर पैसा अवेलेबल कराया जा रहा है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी हैं कुछ, ठीक है, उनको भी बस एक बार क्विकली देख लीजिएगा, याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा। ओके, देन दोस्तों अगली न्यूज पे चलते हैं। यहां पर है अबाउट हार्मोनाइज सिस्टम, HS सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में आपने जो नोमेनक्लेचर का जो कोड है आपने बताना है मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, याद रहेगी बात, ये ध्यान रहेगा, इसलिए मार्क कर देता हूं यहां पर मैं। इनकरेक्ट है इटैलिक्स में डाल दिया, एंड देन इटैलिक्स में डालने के बाद दोस्तों पर्टिकुलरली यहां पर इसको थोड़ा सा हमने जो अंडरलाइन भी कर दिया। यूपीएससी इतना नहीं करता, लेकिन स्टिल सिखाने वाले फेज में तो जरूरी है करना। ओके दोस्तों, HS जो ये कोड रहता है, सिस्टम रहता है, ये एक आइडेंटिफिकेशन कोड सिस्टम है जहां पर जो 6 डिजिट का रहता है, 6 डिजिट के बाद जैसे पहली दो जो डिजिट्स हैं ये चैप्टर को डिनोट करती हैं, नेक्स्ट टू हेडिंग एंड लास्ट टू गिव सब हेडिंग, जो भी इसका मतलब है लिखते हैं आगे, क्या बात सही है नहीं। देन उसके बाद इसको डेवलप किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो दोस्तों बताइए क्या ये बात सही है क्या नहीं। ठीक है, कि यहां पर बताना है आपने कि सिर्फ इनकरेक्ट पहला है, दूसरा इनकरेक्ट है, या दोनों इनकरेक्ट है, या कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, तो
थोड़ा सा यहाँ सोच समझ के आंसर कीजिएगा। ऐसे जो सवाल होते हैं जो हमें अखबारों में दिखते हैं, हमें लगता है कि यार इस आईडीसी न्यूज़ है, कौन ही इस पे फोकस करेगा एंड ये तो कौन पूछेगा। एग्जाम में 2 नंबर हमारे इस पे कीमत पड़ जाती है एंड 2 मार्क्स अगर हमें लगता है अरे साइडी न्यूज़ थी, दुख होता है बैठ के, तो इसलिए इसको मिस ना करें, ठीक है। एंड ऐसे कोई साइडी चीज़ दिखे तो बस थोड़ा 5-10 मिनट अगर गूगल कर लें तो कोई बुराई नहीं है। ओके, देन दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर इज यहाँ पर कि सेकंड ही सिर्फ ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारतीय एजेंसी नहीं, इसको जो हमारे तो इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप हो रही है। एंड जैसे ये जीएसटी, जैसे अभी आप देखें जो टैक्स पेयर अगर किसी का 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है उसको एचएसएन कोड, जो हमारा नोमेनक्लेचर का कोड है, उसको फॉलो करना जरूरी है। ये हो क्यों रहा है दोस्तों? इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे गुड्स ट्रेवल करते हैं दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैंने फर्नीचर बनाया है, ठीक है, ओके फर्नीचर बनाया, तो लेकिन इंटरनेशनल अगर लेवल पे मुझे उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो फर्नीचर का अगर कोई कोड होता बहुत ही आराम से पता लग जाता कि 050201 मैंने कोड डाला, ठीक है, 6 डिजिट का, एंड अकॉर्डिंगली पता लग गया कि किस तरह की कोई चीज ट्रेवल कर रही है। एंड इसलिए इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ये सब कुछ चीजें हो रही है बहुत आसान हो जाएंगी। इसी के लिए एक एचएसएन कोड बनाया गया एंड सरकार ने ग्रेजुअली अपने भारत में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कहा कि अगर आप जीएसटी में 5 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर रखते हैं सालाना, तो आपको जरूरी है कि आप एचएसएन कोड का पालन करेंगे एंड अकॉर्डिंगली अपने जो भी आपके जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उस पर एचएसएन कोड उसकी तरह से होना चाहिए। एक यूनिक तरह की आइडेंटिटी देता है, प्रोडक्ट को पता लग जाता है सिर्फ कोड देखकर कि क्या प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ओके, ठीक है, तो ये 1 अप्रैल से भारत में लागू हो जाएगा, वही 6 डिजिट हैं एंड देन बताएंगे कि क्या चीजें बन रही हैं, कहां बन रही हैं एंड अकॉर्डिंगली, एंड किसके द्वारा डेवलप किया गया, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है दोस्तों। तो यूनिवर्सल इकोनॉमिक लैंग्वेज है किसकी, जो गुड्स की, गेटिंग इट। एंड देन मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नॉमेनक्लेचर है एंड देन 5000 के आसपास यहाँ पे कमोडिटीज हैं, 200 के आसपास कंट्रीज फॉलो करती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा सा हार्मोनाइज हो जाएगा, कस्टम थोड़े हार्मोनाइज हो जाते हैं। अब बात यहाँ पे ये समझ के देखिए कि इंटरनेशनल ट्रेड का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, तो ये करना जरूरी है, भारत भी पार्टिसिपेट करे तो वाई नॉट, है ना। इतने सारे अगर हम चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना तो वील हैव टू पार्टिसिपेट। ओके, देन दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज है, इट इज अबाउट E9 इनिशिएटिव। बहुत ही जो यूपीएससी टाइप जो बातें रहती हैं, E9 बता दीजिए, G4 में कौन है कौन नहीं है, ठीक है, ऐसी चीजें जो बार बार यूपीएससी पूछता रहता है। एंड देन E9 आपने बताना है बस कौन सी चीज से ताल्लुकात रखते हैं, मैं आपको कंट्रीज के नाम भी नहीं पूछ रहा, ठीक है, सिर्फ किस चीज से रखता है ताल्लुकात, आपने सिर्फ मुझे वही समझाना है। कस्टम्स, आईपीआर से, WTO रिफॉर्म्स या एजुकेशन, ठीक है। तो मुश्किल सवाल तो नहीं है दोस्तों यहाँ पर, तो बस यही बताइए सिंपली कि ये कौन सी चीज से रखता है ताल्लुकात, E9। ओके, एंड दोस्तों राइट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज ई से जुड़ा हुआ एजुकेशन। एजुकेशन में जुड़ी हुई हमारी जो भारत के आसपास की 9 कंट्रीज, क्योंकि यहां पर देखिए एसडीजी की अगर हम बात करें तो एसडीजी में जो हमारा गोल नंबर 4 है, सबसे इंपॉर्टेंट एसडीजी 4 हमारे अगर पर्सपेक्टिव से देखें, स्लीपी क्लासेस के पर्सपेक्टिव से देखें, एजुकेशन। दोस्तों एजुकेशन अगर हमें घर घर तक ले जानी है तो बहुत सारे काम करने होंगे, रिफॉर्म्स करने होंगे, तो उसी के लिए यूएन ने एक जो ऐसा एक ग्रुप बनाया, संगठन बनाया, E9 का नाम दिया, जो सिर्फ फोकस किस पे करेगा, क्वालिटी एजुकेशन, एसडीजी 4 पर। ओके, ये अगेन ये जो एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी हो गई होगी अब तक तो, एंड ये 3 फेज का प्रोसेस है। पर्टिकुलरली वो चाहते हैं कि जैसे अभी कोविड के चलते डिजिटल लर्निंग को एनहांस किया जाए, मार्जिनलाइज चिल्ड्रन, यूथ एंड गर्ल्स, इन पर फोकस किया जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इनको मेन स्ट्रीम में ला सकें, एजुकेशन इन तक पहुंचा सकें, एंड इसीलिए एसडीजी 4 पर इसका जो फोकस रहता है। एंड अकॉर्डिंगली जो टीचर्स को सपोर्ट, स्किल्स में इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल डिवाइड। अगर मेरे पास डिवाइस ही नहीं है दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, तो मैं कैसे फायदा उठा पाऊंगा, चाहे लो कॉस्ट के भी अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल हो पा रहे हैं, कैसे मिलेगा मुझे, मेरे पास अगर मोबाइल और इंटरनेट ही नहीं है। ओके, देन दोस्तों इसीलिए E9 कंट्रीज हैं जिसमें बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, ठीक है, भारत, एंड अकॉर्डिंगली आप इमेजिन कीजिए तो उसी कैटेगरी में जो 9 कंट्रीज हैं जो सेमी डेवलप्ड कैटेगरी में कहीं ना कहीं आती हैं, तो अकॉर्डिंगली डेवलपिंग या फिर जो सेमी डेवलप्ड उन जो कैटेगरी में आती हैं उनको यहां पर इकट्ठा किया गया, एंड अकॉर्डिंगली उन्हीं का ही एक संगठन बनाया गया। गेटिंग, तो देख लिया आपने 9 कंट्रीज को, एंड इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, आई रिपीट एसडीजी 4, एजुकेशन पर ये काम करना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली एजुकेशन पे काम होगा तो देश का विकास होगा। ओके, देन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज अबाउट रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये जो हमने एक्सटेंसिवली कवर किया हुआ, आई रिपीट अगेन, जो चीजें कवर की होती हैं वो मन करता है बताने का, कवर की हुई हैं, एग्जाम में पूछा गया था, 2 प्रीलिम्स में आ चुके हैं, अभी स्टेट प्रीलिम्स में, दोनों में ही कवर किए हुए ऑप्शंस में से कवर हो जाता है, ठीक है।
तो ये बताना जरूरी इसलिए मुझे लगता है कि ना बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि थोड़ी आंखें खुलती हैं कि अच्छा ये मैं पढ़ लेता हूँ, क्या पता यूपीएससी पूछ ले एंड सो ऑन सो फोर्थ। अदरवाइज लगता है ना साइड न्यूज़ है, चलते रहने देते हैं सर, कि बहुत सारी खबरें आती हैं जाती हैं, बहुत सारे हम वीडियोस देखते हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ पूछेंगे। ये तो है ही है दोस्तों, इतना सारा पढ़कर जाएंगे तो इतना मुट्ठी भर पूछेंगे वो, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो जॉइंट वेंचर था सिडबी एंड एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, एंड देन ये ऑपरेट करता है जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसके बारे में और पढ़िए। एंड देन ये पहली ऐसी जो फर्स्ट एंटिटी है जिसको अप्रूवल मिला आरबीआई द्वारा कि आप ट्रेड्स का एक्सचेंज बनाइए भारत का। तो क्या ये बात सही है? आपने बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 2 and 3, 1 and 3, 1 2 3 या 1 and 2। तो यहां पर एक ना देखो, एक बात और समझनी है, हमारी जनरली टेंडेंसी होती है कि ना ऑल ऑफ द अबव जो है 1 2 3 वो ऑप्शन डी रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो ऑप्शन सी भी हो सकती है ना। तो अकॉर्डिंगली मार्केट जो थोड़ा ध्यान रखकर कि अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ 1 and 2 ओनली थी तो 1 and 2 ऑप्शन डी में बैठा हुआ है, अगर आपको लग रहा है 1 2 and 3 था वो ऑप्शन सी में है, तो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हुई होती है कि आखिरी जो ऑप्शन है वही 1 2 3 होती है, वही ऑल ऑफ द अबव होती है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आंखें खोलकर काम करना है, वो 2 घंटे प्रीलिम्स के बिल्कुल मैक्सिमम अवेयरनेस। ओके, क्योंकि राइट आंसर भी दोस्तों इसका ऑल ऑफ द अबव है। मैं आपको इसके बारे में और समझाता हूं। जो RXIL है, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सिंपल एक बात इमेजिन कीजिए दोस्तों कि मेरे पास अगर मान लीजिए एक बिल है, ठीक है, मैंने किसी को सामान बेचा हुआ है एंड लेकिन पैसे रिसीव नहीं हुए अभी, मुझे मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए रिसीव होने हैं किसी से, मैंने किसी को सामान बेचा हुआ है, रिसीव नहीं हुए, मुझे अर्जेंटली पैसा चाहिए, मैं क्या करूं? ठीक है, तो अभी तो कैश रिलाइज नहीं हुआ, या तो मैं फोन करूंगा सर प्लीज थोड़ा पैसा जल्दी रिलीज कर दीजिए, या फिर एक काम करते हैं कि एक ऐसा एक्सचेंज बनाता हूं जहां पर जाकर मैं बोलूंगा मेरे पास ये बिल है, 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, कोई अगर मुझे इसके बदले 9.9 करोड़ दे देगा तो आपको फायदा है कि 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा पाएंगे आप। 10 करोड़ के बिल आप रख लीजिए, जो भी पैसा आएगा इतने दिनों में आएगा, इतने हफ्तों में आएगा, आपको 10 करोड़ मिल जाएंगे, मुझे आप 9.9 करोड़ दे दीजिए। एक तरह से इसको बोलते हैं कि रिसीवेबल्स, जो मेरे पास अभी पैसा आना है उसी को ही मैं आगे जो प्रोडक्ट को, जो सामान को मैंने बेचा था उसके पैसे आप रख लीजिएगा, मुझे अर्जेंटली चाहिए क्योंकि वो थोड़े दिनों में आएगा पैसा अभी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इसका एक पूरा एक्सचेंज तैयार किया गया एंड एक RXIL जो है उसका गठन किया गया, ठीक है। रिसेंटली दोस्तों जैसे देखो छोटी कंपनीज के लिए बनाया गया था, बात जाननी बहुत जरूरी है, आरबीआई ने इसका मैंडेट रखा है कि सिर्फ और सिर्फ MSMEs के ही बिल्स यहां पर ट्रेड हों। एंड रिसेंटली दोस्तों 1000 करोड़ रुपए का इसने जो सामान आदान प्रदान जैसे बिल्स एक्सचेंज किए, जो कि पहले मुट्ठी भर 20-22 करोड़ रुपए थे, 1000 करोड़ क्रॉस हो गया। दैट मींस इट आल्सो शोज कि हमारे MSMEs दे आर नाउ कमिंग बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। एंड देन इसीलिए जो 1100 करोड़ रुपए का बिजनेस इसने कर लिया अभी रिसेंटली, जो एक साल पहले 70 करोड़ रुपए का था, एंड इसीलिए रिकवरी की बात करता है MSMEs की। 2016 में बनाया गया RXIL, किसके ज्वाइंट वेंचर था? सिडबी एंड NSE। ध्यान देने वाली बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये ट्रेड्स जो प्लेटफॉर्म है उसको ऑपरेट करता है एंड आरबीआई ने ही इसको कहा कि आप ट्रेड प्लेटफॉर्म को चलाइए, तो पहला, ठीक है। ओके, ट्रेड्स की बात करें अगर, तो ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो MSMEs के जो मल्टीपल जो पार्टिसिपेंट है उनको इकट्ठे लेकर आता है। कौन से? जैसे एक तो ट्रेड्स में 3 पार्टिसिपेंट्स कौन है? MSMEs जो एंड फाइनेंसर्स एंड देन कॉर्पोरेट एंटिटीज भी होती हैं। फाइनेंसर भी आकर आपके बिल को अगर जो परचेज करना चाहते हैं दे कैन परचेज। ओके, देन उसके बाद देखें तो आरबीआई कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ MSMEs के लिए रहेगा, बड़ी कंपनीज आके अपना बिल वहां पर नहीं डालेंगी एंड अकॉर्डिंगली उसको बिल को ट्रेड नहीं करेंगी। एंड देन उसके बाद जो MSMEs की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है रिजॉल्व हो सकती है, उनको थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए जाकर लोन नहीं उठाना पड़ेगा, एंड एफिशिएंसी, कैपिटल मैनेजमेंट एटसेट्रा सब कुछ आ सकती है। तो अकॉर्डिंगली इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रेड्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं रिपीट करता हूं, 2 अभी रिसेंट प्रीलिम्स में, तो दोनों में ही आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ अगर आपने 5-7 मिनट सुने हो काम की बातें। ओके, देन दोस्तों आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, ये है अबाउट विमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट। विमेन एंड मेन इंडिया रिपोर्ट दोस्तों कौन निकालेगा, सोच के बताइए। अगर यहां पर ना आप एक चीज और चेक कर सकते हैं कि क्या आप सिर्फ ऑप्शंस देख के क्रैक कर सकते हैं, या फिर नॉलेज ही है जो सबसे जो सर्वोपरि चीज है, कि नॉलेज से ऊपर सर कुछ भी नहीं है। ओके, आप बताइए NSO द्वारा निकाला गया, लेबर ब्यूरो, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि बैड लक कितना आपके साथ चलता है, क्योंकि जब मैंने गेस किया मेरा तो कोई सवाल सही नहीं हुआ, तो इसलिए आई हैड टू ऑलवेज रिलाई ऑन अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ हार्डवर्क। तो उससे हमारा जो मेहनत करने का टाइम बढ़ जाता है, जब आपको पता हो कि सर बैड लक के साथ चलता है। मैं तो अगर 5 गेस करता हूं तो मेरे 4 गलत हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसी कोई क्लैरिटी है तो डोंट रियली रिलाई अ लॉट ऑन योर गेस वर्क, ऑन योर तुक्काज,
ठीक है, तो इसलिए मेहनत करें, ठीक है, तो मेहनत करने वाले की ही जीत होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर इज एनएसओ द्वारा निकाला गया। मॉस्पी में ही ऑफिस है, एनएसओ कवर्ड भी है हमारे लेक्चर्स में। एंड देन मॉस्पीज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने रिसेंटली रिपोर्ट निकाली। मैं आपको इसके बारे में तो क्विकली बता देता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप जैसे कभी मेंस की तरफ जाएं या इंटरव्यू काम आती हैं। ओके, ठीक है, ये बताया रिसेंटली जो जेंडर के हिसाब से देखें तो बहुत से समाज में ऐसी चीजें हैं, इंडिकेटर्स हैं जो जेंडर के हिसाब से ही हमें देखनी चाहिए। ओके, ठीक है, ये 22वां इसका सेशन जो इशू आया भी, एंड इसने बताया भारत की आबादी 136 करोड़ हो जाएगी 2021 तक के अंत तक। सेक्स रेशो बढ़ गई, सेक्स रेशो हैज इंक्रीज्ड विच इज अ गुड न्यूज, ठीक है। सेक्स रेशो सोशो ऑप्शनल है आपके पास, या अगर आपके पास ओवरऑल अगर देखें कि सोशल इश्यूज में भी आप जीएस में चाहते हैं इसको लिखना, सेक्स रेशो हैज इंप्रूव्ड इन 10 years। ओके, देन उसके बाद ये बताते हैं कि दिल्ली में बेस्ट जो रहा, ठीक है, दैट मींस आप देख रहे हैं जो अर्बन एरियाज में इट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज सेक्स रेशो। अदर हैंड दमन एंड दीव में डिक्लाइन देखा गया बहुत तेज। एंड देन उसके बाद एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट भी देखा गया कि 25 से 29 में मैक्सिमम है, विच इज अ गुड थिंग कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एज स्पेसिफिक अगर आप देखें फर्टिलिटी रेट कि जितना नीचे रहता है दैट मींस फॉर एग्जांपल अगर 20 बरस में अगर कोई जैसे लड़की अगर मां बन जाती है तो उसके पास अभी अप्रोक्सीमेटली 20, 25, 30 साल और पड़े हैं टू गेट प्रेग्नेंट अगेन। तो जितना हम इसको ऊपर पुश करते हैं एज को कि पहली बार प्रेग्नेंट कब कोई कितनी बार पहले होता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली हम जो फर्टाइल जो लिमिटेड एज है उसको रिड्यूस करते जाते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम होते जाते हैं। तो दैट इज वाई गवर्नमेंट्स क्या ट्राई करती हैं कि जो एज ऑफ मैरिज है उसको ऊपर पुश किया जाए, एंड जो सोशली लोगों को कन्विंस किया जाए कि लड़कियों की शादी डिले की जाए, क्योंकि एजुकेशन भी रिक्वायर्ड है ना। एजुकेशन के बिना भी कैसे बहुत बार शादी हो जाती है, बायोलॉजिकली भी विमेन आर नॉट रियली रेडी, शादी कर दी जाती है। तो मल्टीपल फायदे हैं थोड़ा सा शादी को डिले करने में, प्लस यूपीएससी का अच्छा अटेम्प्ट भी दे सकते हैं आप। एंड देन दोस्तों इन्फेंट जो मोर्टालिटी रेट है डिक्रीज हो गया है, दैट मीन्स कि अब जो हमारे इन्फेंट्स जो बहुत ही पैदा होते ही बच्चे मारे जाते थे क्योंकि अच्छी सेवाएं नहीं मिलती थी, वो भी जो कम हो गया है देश में। एंड देन मैटरनल मोर्टालिटी जो मदर्स जो मारी जाती थी कम हो गई है, विच इज अगेन बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है देश के लिए। तो यही सब चीजें दोस्तों देश को डेवलप बनाती हैं, जीडीपी एक्सेट्रा तो चलो एक सेकेंडरी बात हो जाती है, ये दैट्स अ पर्सपेक्टिव, ठीक है। अगेन ओके, टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का इट हैज कम डाउन, अर्बन एरियाज में तो 1.7 आ गया है। जो हम बोलते हैं टीएफआर जिसको रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं टीएफआर, दैट इज 2.1, ठीक है, 2.1 से कम है दैट मींस लॉन्ग टर्म में आबादी कम हो जाएगी। 2.1 से ऊपर है दैट मींस लॉन्ग टर्म में आबादी बढ़ जाएगी। 2.1 का मतलब क्या होता है कि एक कपल रिप्लेस कर देगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अदरवाइज आइडियली दो लोगों को रिप्लेस करने के लिए दो लोग होने चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में 2.1 माना जाता है वो, ठीक है। आप उसको अगर स्टैटिस्टिकली निकालेंगे 2.1 निकल के आता है, तो आप मान लीजिए टीएफआर 2.1 इज द रिप्लेसमेंट रेट। अगर 2.1 से कम है, जो कि हमें नजर आ रहा है कि अर्बन एरियाज में कम हो गया, लॉन्ग टर्म में अर्बन एरियाज की आबादी घट जाएगी एंड 2.3 रूरल इंडिया की बढ़ जाएगी। अगर हम सेम माने कि सेम रहेगा रूरल एंड जो अर्बन, जो लोग वहीं के लोग वहीं रहे, अगर माइग्रेशन होती रहेगी तब तो हो सकता है चेंज। ओके, एंड देन जो अडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट भी कम हो गया, दैट मींस नाउ जो अडोलेसेंट जो 18-19 या उससे कम उम्र के जो हमारे पास जो अगर विमेन थी, वो अगर जो गर्ल्स थी, उनमें प्रेगनेंसी अब कम देखने को मिलती है। ओके, बाकी जो मैं आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, एनएफएचएस का यहाँ पे कुछ आउटकम्स हैं कि जेंडर गैप, एचआईवी, लिटरेसी एटसेट्रा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के कुछ आउटकम्स हैं, इनको आप कोट कर सकते हैं। अगर आप जो इनको ढूंढने निकलेंगे तो आपको बहुत टाइम लगता है, थोड़ा सा कंपाइल कर दिया आपके लिए, गेटिंग इट। तो दैट इज व्हाट टेक्स टाइम टू क्रिएट जो कंटेंट ऑफ वैल्यू। तो ये वही ट्राई करते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आपको भी पुश करते जा रहे हैं, कल्चर फॉर्म कर रहे हैं कि आप भी मेहनत करें एंड अच्छा बढ़िया कंटेंट निकाल के लाएं ताकि बढ़िया आंसर बनाएं कंपटीशन में। अगर आपने उतर के सोच ही लिया कि मुझे अगर एक्सेल करना है तो सच में बढ़िया तरीके से एक्सेल करें। ऑलराइट दोस्तों, बाकी प्रीलिम्स 2021 दे रहे हैं अगर, तो क्रैश कोर्स अवेलेबल है। कोर्सेज के बारे में बताना बहुत जरूरी, बहुत से बच्चे चाहते हैं कोर्सेज ज्वाइन करना, तो इसलिए उन तक न्यूज पहुंचाना। ओके, क्रैश में आप स्टैटिक एंड डायनामिक मतलब करंट अफेयर्स एंड टेस्ट सीरीज तीनों ही डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, यू कैन अवेल देम एंड देन, या फिर इकट्ठे भी खरीदते हैं तो थोड़ा सस्ता हो जाता है। ऑलरेडी लो कॉस्ट हमारे सारे के सारे इनिशिएटिव लो कॉस्ट हैं ताकि थोड़ी सीरियसनेस बनी रहती है, हमारी सस्टेनेबिलिटी चलती रहती है। एंड थर्डली अगर हम देखें ओवरऑल की जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस को हम जैसे जो एक पीरियोडिक तरह से चला सकते हैं, बच्चों को साथ लगा सकते हैं, अच्छा रैंक निकाल सकते हैं। एंड इंसिडेंटली गॉड हैज बीन काइंड कि बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, सभी लोग मेहनत करने वाले साथ में मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मिल रहे हैं मेहनत करने वाले, आप भी मेहनत कीजिए, मजा आएगा। एंड देन
यूपीएससी 2022 का जो सेकंड बैच है, चाहे वो जीएस, चाहे वो ऑप्शनल में सोशो एंड पॉल साइंस एंड एसए, मल्टीपल कॉम्बिनेशन में खरीदते हैं, थोड़ा फायदा होता है, 4 पैसे बचते हैं आपके। और इसमें आपको जीएस में आपको एसए, सोशो, चाहे पॉल साइंस, इन सब में आपको आंसर राइटिंग की जो भी बात भी मिलती है। जीएस में आपको टेस्ट सीरीज भी है, क्रैश भी है, एंड बैच 2 में तो एक थोड़ा सा स्पेशल डाल रहे हैं फीचर कि प्री क्योर जो पहले अवेलेबल था यूट्यूब पर, प्री क्योर विल नाउ ओनली बी पार्ट ऑफ पेड कोर्सेज, ठीक है, क्योंकि एक तो स्लॉट नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब पर, बच्चों तक पहुंच भी नहीं पाता, तो वही थोड़ा इसको थोड़ा हमारा सस्टेनेबिलिटी में भी ऐड करेगा, क्योंकि बिकॉज वी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दीज वीडियोस। तो प्री क्योर अब अगर आप सेकंड बैच का पार्ट है, सेकंड बैच या फर्स्ट बैच का पार्ट है, तो आपको इट इज अवेलेबल एट द सेम प्राइस, नो एक्स्ट्रा मनी हैज टू बी पेड। बट लेकिन आप चाहें सिर्फ और सिर्फ प्री क्योर वाला मॉड्यूल खरीदना, वो भी जो अब अवेलेबल हो जाएगा 19 अप्रैल से पहले। ओके, देन हरियाणा एचसीएस का पूरा कंप्लीट प्रीलिम्स बैच अवेलेबल है, एंड प्री क्योर का बैच जिसमें हम 14 महीने का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, 500 रुपए महीना के हिसाब से ये 6999 7,000 रुपए का कोर्स है, गेटिंग इट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो ये सब चीजें अवेलेबल वेबसाइट पर, हमारे जो नंबर्स पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं इनके बारे में। और बस सिंपल सी बात है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने से बिल्कुल नहीं घबराएंगे, आप भी मत घबराइए, तभी रैंक निकालने का मजा भी आएगा, एंड कह सकेंगे ना कि हाँ मेहनत करके रैंक निकाला है, ऐसे ही तुक्के से नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।